ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मरने के बाद एक गेम खेलने के लिए रीइंकार्नेट होता है और कैसे वो अपनी एसएस रैंक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके गर्लफ्रेंड बनाता है। ये कहानी एक अकीरा नाम के लड़के की है जो कि मॉडर्न डे जापान में रहता है। वो गेम का बहुत बड़ा दीवाना है। एक दिन जब वो रेड लाइट पे खड़ा था, उसके पास में एक वैन आके रुकती है। उसमें से अंडरटेकर जितना लंबा बंदा निकलता है और वो अकीरा की तरफ भागने लगता है, पर उसके सामने एक वैन आ जाती है। वो वापस से अब उस वैन को देख के गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर एक अपना मुक्का मारता है और वो ट्रक दूर जाके गिरता है। अकीरा ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसे भागते हुए देख के वो डर जाता है और जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एक बाइसिकल जो कि उसके पास में थी उसे उठा के वहाँ से भागने लगता है। वो बंदा अभी भी अकीरा का पीछा कर रहा था। अकीरा अब एक ओल्ड बिल्डिंग में आ जाता है और एक ट्रैप बिछाने लग जाता है और उस बंदे को जब पता चलता है कि वो लड़का ऊपर वाले फ्लोर पे है, वो 10 फीट जितनी एक लंबी छलांग मार देता है। उसकी इस तरह की छलांग को तो देख के अकीरा की फट जाती है कि आखिरकार एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो अब उसका पीछा करने लगता है और वो अकीरा के ट्रैप के अंदर पाँव रख देता है। इस वजह से उसके ऊपर एक पानी की टंकी आ गिरती है, पर वो अभी भी जिंदा था। उसके सर से खून निकल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अकीरा समझ चुका था कि ये नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए वो अब ऊपर और एक और छत पे भागने लगता है। वो बंदा वापस से छलांग लगाता है, पर अकीरा पहले भाग गया था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, इसलिए वो पहले ही एक लोहे की रॉड को तैयार करे था और वो उसको आगे कर देता है। वो बंदा अब लोहे की रॉड के अंदर चला जाता है। अब वो लोहे की रॉड उसकी छाती में घुस गई थी और वो नीचे जा गिरता है। इस प्रकार उसकी मृत्यु तो हो जाती है, जो कि अंडरटेकर जैसा बंदा था। पर अकीरा के पीछे अब एक नई लड़की आती है। अब वो सोचता है कि अब मुझे इसे भी बैंग करना चाहिए, पर बैंग का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। एक टाइमर शुरू हो जाता है और वो जो लड़की होती है उसके ऊपर अटैक करती है और उसका एक हाथ अपने हाथ से कट हो जाता है और उसी के बाद अकीरा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसे तो लगा था कि वो इस लड़की को बैंग कर पाएगा जो कि कैट जैसी दिखती है, पर वो ये सोच उसकी गलत थी। उसकी आंखें खुलते उसका हार्ट ठीक था। वो काफ़ी सारे अनजान लोगों के साथ एक जगह पे खड़ा था। वो सारी चीज़ों को नोटिस करने लगता है। उसके हाथ एक हैंडकफ से बंधे हुए थे। वहाँ पे वही कैट गर्ल आती है जो कि उन सबका स्वागत करते हुए बताती है कि उन सबको यहाँ पे एक डेडली गेम के लिए लाया गया है। वो सभी लोगों को पिक रैंडमली किया गया था, इसलिए तुम्हारी किस्मत को दोष देने के लिए तुम तैयार हो जाओ। पर तभी एक मसल हेड बंदा जो कि खुद को ताकतवर समझ रहा था, उसको कैट गर्ल के पास जाने लगता है। पर कैट गर्ल उसके पास पहुंचता है जैसे ही वो बंदा अपने हाथ को एक कैनन के अंदर बदल के उसे उड़ा देती है। उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, तो वहीं मारा जाता है। इस तरह का दृश्य देख के उस हॉल के अंदर खड़े हुए सभी बंदों की फट जाती है। वो लड़की बताती है, तुम चिंता मत करो, मेरी जैसी ही पावर तुम सभी लोगों के पास भी है। पर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये जो हैंडकफ्स हैं ये तुम्हारे जब खुलेंगे तभी तुम इन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें कुछ कमरों में भेजा जाएगा। उसके बाद तुम्हारी फाइट शुरू कराई जाएगी और वो उन लोगों से फाइट कराएंगे जो कि इस हॉल के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह की बातें उनके लिए बिल्कुल नई थी। ये एक तरीके का स्क्विड गेम है, पर इसके अंदर उन्हें एक दूसरे से ही फाइट करनी पड़ेगी। वो कैटगर्ल उन्हें बताती है किसी की पावर ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम। वो अकीरा के पास जाती है और वो सबको बताती है कि तुम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तब तुम अपना ध्यान रखना और सभी के पास अलग अलग तरह की पावर है और उनका अच्छे से इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद अब वो वापस से स्टेज की तरफ देखती है, जहाँ पे हमें स्टेज पे दिखाया जाता है कि पहले ही एक न्यू लड़की वहाँ पे आ चुकी है और वो बताती है कि कुछ सेकंडों में तुम लोगों का खेल शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। ये बात सुन के कैटगर्ल जो होती है वापस से अपना कैनन हैंड बाहर निकालती है और एक दीवार के अंदर बहुत बड़ा छेद करते हुए कहती है, अब तुम अपने अपने कमरे में जा सकते हो। अकीरा अपने कमरे में आता है जहाँ पे कैनवल्फ के अंदर उसकी सारी पावर्स के बारे में लिखा हुआ था। उससे पहले बगल में पड़ी हुई पर्ची वो पढ़ने लगता है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन थे कि फाइट कैसे की जाएगी। 1 वर्सेस 1 फाइट होगी एक कमरे के अंदर और जो जीतेगा वो जीता माना जाएगा और हारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तो वो बंदा हार मान ले वरना वो मारा जाए। एनवलप जैसे ही खोलता उसकी पावर से पता चलती है उसकी पावर ये है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। उसके पास इस तरह की पावर है, अगर वो सामने वाले को बिलीव कराने में ये कामयाब हो जाता है कि उसके पास एक XYZ पावर है, तब उसके पास वो XYZ तरह की पावर आ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार पावर है उसके लिए, क्योंकि वो कैसे सामने वाले बंदे को यकीन दिला सकता है कि उसके पास इस तरह की पावर है। इसलिए अब उसका फियर उसके अंदर एक घर बना बैठता है। पर तभी अकीरा जो होता है वो दिमाग लगाता है कि मैं लोगों को बुद्धू बना सकता हूँ, मेरे अंदर इतना ब्रेन तो है। वो अब एक कमरे में जाता है, उसकी फाइट शुरू होनी थी।
अब वहाँ पे उसके सामने एक बंदा बैठा था जो कि बुली करने वाला लग रहा था। उसके हाथ में एक स्टिक थी। वो बंदा कहता है कि तुम हार मान लो, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं तुम्हें 2 पल में हरा सकता हूँ। उसकी बात सुन के अकीरा जो होता है वो खुद को बूस्ट करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास भी एक इस तरह की पावर है कि मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। अब 5 सेकंड पूरे होते हैं और उनके हैंडकफ्स खुल जाते हैं। हैंडकफ्स जैसे ही खुलते हैं, अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो लड़का अपनी स्टिक को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है। इस तरह की पावर देख के अकीरा हैरान था। और वहीं दूसरी तरफ वो बुली करने वाला लड़का अब अकीरा के ऊपर अटैक करने लगता है, पर अकीरा जो होता है उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर क्लासरूम का हर एक सामान फेंकने लगता है। अब वो वहाँ से बचते हुए उससे दूर जाने लगता है। बुली करने वाले लड़का अब उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो क्लासरूम की हर एक चीज़ उसके ऊपर फेंका जा रहा था, उससे फाइट नहीं कर रहा था। वो उसे पुनी ऐस भी कहता है, पर अकीरा को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। वो काम होके अभी भी अपना गेम प्ले कर रहा था। वो एक इस तरह के कमरे में आ जाता है जहाँ पे अंधेरा होता है। वहाँ पे वो लड़का कहता है तुम अभी भी हार मान लो, तुम्हारे पास मौका है। पर तभी अकीरा उसके ऊपर एक गैस चेंबर जैसी जगह के अंदर लाके स्प्रे करता है और फायर से, और एक बर्निंग सेंसेशन उसे होती है। उसके अटैक से बचता है। तो दूसरी तरफ अकीरा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक इस तरह का वेपन है कि मेरी जीत पक्की है। ये कहने के बाद उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पास कैनन में हैंड है। पर वो बंदा शुरुआत में तो यकीन नहीं कर रहा था, पर अकीरा के बार बार यही बोलने पे उसे लगने लगता है कि शायद से अकीरा के पास वो पावर हो सकती है जो कि वो बार बार बोल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ उसके आगे करता है, और जैसे ही वो उसके आगे अपना हाथ करता है उसका हाथ एक कैनन में बदल जाता है, जैसा कि उसने कैट गर्ल का देखा था। उसका हैंड कलर गोल्डन कलर का होता है। पहले से ही डिलिक्वेंट को पता था कि कैनन आखिरकार क्या चीज़ है, और अब वो उसके सामने तो इस तरह हो जाता है जैसे कि भीगी बिल्ली। अकीरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस प्रकार अब वो डिलिक्वेंट जो होता है वो उसके सामने हार चुका था, क्योंकि अब तो अकीरा ने उस कैनन को उसके मुंह के सामने कर लिया था। इस प्रकार अकीरा की जीत होती है, क्योंकि डिलिक्वेंट ने खुद से ही हार मान ली थी। अब हमें दिखाया जाता है अकीरा उस कमरे से बाहर आता है। उसके बगल से एक लड़की गुजरती है जिसका कि नाम यूरी होता है। फिर हमें यूरी के बारे में बताया जाता है कि यूरी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। उसने तो उस रूम के अंदर आके अपनी पावर के बारे में भी नहीं जानना चाहती थी, पर जैसे ही अनाउंस होता है कि उसे वापस से गेम खेलनी पड़ेगी, ये बात तो सुन के वो अपनी पावर देखती, जिसके अंदर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती थी। इस तरह की पावर देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो दीवार के ऊपर टेस्ट करती है और दीवार एकदम से टूट जाती है। दीवार के बाद वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो लॉक थी, पर उसके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है। वो उसके ऊपर काफ़ी बार किक करने की कोशिश करती है, पर उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। वो बेड पे जाके लेट जाती। वो दुखी हो रही थी क्योंकि उसे इस तरह के डेडली गेम नहीं खेलने थे। पर अनाउंस होता है कि यूरी की फ़ाइट होने वाली है। अब वो फाइटिंग अरीना की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे एक रेडिट यूज़र जैसा बंदा खड़ा हुआ था, जो कि अभी गंजी और अपने बाबू राव चड्डी के अंदर था। और उसे देख के तो यूरी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। वह बंदा कहने लगता है कि मुझे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और अगर हाई स्कूल की लड़कियां हो तो मैं तो उनका दीवाना हूँ। 5 सेकंड पूरे होने से पहले ही वो यूरी के ऊपर अटैक करने जाता है। यूरी उसके ऊपर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई करके अटैक करती है। अब उस बंदे के खून आने लगते हैं नाक से, पर तब भी वो नहीं डरता है और वह यूरी के पास जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। उसके इस तरह की क्रीपी एक्ट को देख के तो यूरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, आखिरकार इसके घर में माँ बेटी नहीं है क्या। वो बंदा तो अब अपना बाबू राव का कच्छा भी नीचे कर देता है। अब वो यूरी की तरफ बढ़ने लगता है। यूरी उससे घबराते हुए उससे फाइट कर रही थी, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी उसकी वजह से। वह बंदा उसे अपने हाथ में भर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस खेल को ख़त्म करने से पहले थोड़ी देर मज़े करूँगा। उसकी ये बात तो सुन के यूरी को काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्सा आ जाता है। अब वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा लेती कि वो उसके हाथ की मसल्स को तोड़ देती है। और वो बंदा जब तक खुद को समझा ही रहा होता है कि ज़्यादा दर्द नहीं हुआ है, उसी समय यूरी उसके ऊपर अब चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देती है। वो मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो उसके ऊपर बार बार डेडली पंचेस मारती है और उसका खेल ख़त्म कर देती है। यूरी की इस प्रकार जीत होती है। दूसरी तरफ अकीरा कमरे में था। एक और फाइट अनाउंस होती है और उसे उसके लिए लेके जाया जाता है, जो कि ग्रुप के अंदर होनी थी। वहाँ पे हमें उसी डिलिक्वेंट, एक मंकी फेस और एक बॉडी बिल्डर और यूरी को दिखाया जाता है। वो सभी एक कमरे में थे।
उनका ये ग्रुप मैच होने वाला था जिसके अंदर उन्हें एक दूसरे ग्रुप से फाइट करना है। उस ग्रुप के अंदर भी 5 बंदे हैं। दूसरी तरफ मंकी फेस जो होता है खुद को एक्सट्रोवर्ट समझते हुए सभी से बात करते हुए बताता है कि हमें एक दूसरे की पावर को शेयर्स करना चाहिए कि आखिरकार उनकी कैसी पावर है, उनकी मदद हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगली गेम हम 5 मिलके खेलने वाले हैं। अगर हम सब ने ये डिस्कस नहीं किया तब हम हार भी सकते हैं। और वो ये सारी बात बताते हुए उन्हें खुद की पावर भी रिवील करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके बिना उन्हें एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा और वो हार भी सकते हैं। और उन्हें जैसा कि पता है कि हारने वाला आखिर में मरता ही है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं मरना चाहेगा। वो अपनी पावर रिवील करता है जहाँ पे कॉइन को उछालने पे वो उसे रोप में बदल सकता है। इस तरह की पावर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है, फिर भी वो फर्स्ट राउंड पास कर गई है, उसके लिए भगवान की बहुत बड़ी दया थी। तो दूसरी तरफ अब एक एक करके बाकी लोग भी अपनी पावर रिवील करने की सोचते हैं। सबसे पहले अब डिलिक्वेंट आता है। डिलिक्वेंट जो होता है वो अपनी पावर रिवील करते हुए उन्हें बताता है कि वो किसी भी तरह की स्टिक को जो है वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह की पावर देख के वो लोग हैरान थे, पर ये एक बेसिक स्किल थी। पर अकीरा को पता था कि ये इसकी मेन स्किल नहीं है, इसकी कुछ और स्किल है। तो दूसरी तरफ यूरी अपनी स्किल बताती है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। अकीरा उसे खुद की जंप को भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है। इस प्रकार वो अपनी पावर को अच्छे से जान पाएगी। अब यूरी जो होती है उसकी बात को मान लेती है और अकीरा की इस तरह की आइज़ जो कि उसकी पावर के लिए कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी वो उसे शो करती है और इस तरीके से उसकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर हो जाती है। मंकी फेस देख लेता है और वो उनके मुक्के जड़ देती है। अब हमें बताया जाता है कि मसल हेड की पावर इनविजिबल होना है, पर वो कहता है कि मुझे इस तरह की पावर नहीं चाहिए जो कि मुझे किसी और से मिली हो। मैं खुद ही ग्राइंड करता हूँ खुद की पावर के लिए, जैसे कि तुम मेरी मसल देख रहे हो। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है अकीरा को। अकीरा जो होता है उससे वो सारे मिलके उसकी पावर पूछते हैं। अकीरा अपनी रियल पावर तो उन्हें नहीं बता सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अगर उसने इन्हें बता दी अपनी पावर तब उसकी पावर काम की नहीं रहेगी। वो उन्हें ये पावर नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे भी पता है अगर आने वाले दिनों में अगर वो इस ग्रुप से अलग होता है किसी भी प्रकार से तब यही इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। उसके पास ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके इन लोगों के सामने। इसलिए वो डेलिक्वेंट की बातों का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मेरी पावर कैट वुमेन की तरह है, मैं अपने हाथ को कभी भी कैनन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इस बात का सबूत डेलिक्वेंट है जिसके ऊपर वो सब कंफर्म करते हैं। अब उन्हें फ़ाइट के लिए लेके जाया जाता है जहाँ पे कि गेट खुलता है और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है एक पूरी टीम खड़ी हुई थी 5 जनों की। अब ये फाइट शुरू होती है और इस राउंड के अंदर जो 3 राउंड जीतेंगे वही जीतने वाले हैं। ये सारी बातें स्पीकर से उन्हें बताई जा रही थी और इसके अंदर एक खेल ये भी है कि पूरी की पूरी टीम आपस में फाइट नहीं करने वाली है, सिंगल 1 वर्सेस 1 होगा। हर एक टीम से एक आगे मेंबर आएगा और जो जीतेगा उस टीम के अंदर वो विन काउंट होगा। इस तरह की बात को सुन के अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जो है अपनी पावर का इस्तेमाल एक साथ इन सबके सामने नहीं कर सकता था और भरोसा दिलाने में वो कामयाब भी नहीं हो पाता सभी लोगों को। उसके लिए ये भी दिक्कत थी कि वो अपने एनिमीज़ को कैसे भरोसा दिलाएगा उसकी पावर के लिए। पहला मैच शुरू होता है और अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अकीरा की टीम के मंकी फेस से फाइट करने के लिए आई हुई थी। उसके कपड़े देख के वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, जिसके पर वो बताती है कि उसे ठंडा बुखार है इसलिए वो फाइट नहीं कर सकती है। और मंकी फेस जो होता है वो भी ब्लफ करते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे चेहरे को कुचल सकता हूँ, पर मैं एक अच्छा आदमी हूँ इसलिए एक मौका देता हूँ। अब मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा, अगर टेल्स आया तो मैं जीता और तुम हार जाओगे, अगर हेड्स आया तो तुम जीती और मैं हार जाऊँगा। पर हम लोगों को पता है कि मंकी फेस की पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एक फ़ाइट के लिए, इसलिए वो अपना तेज़ दिमाग दौड़ाता है और अब उस कॉइन को उछालने की बारी आती है। लड़की भी मान चुकी थी उसकी शर्त पे। मंकी फेस खुश हो रहा था कि आखिरकार उसकी ये चालाक चाल काम कर गई। अब वो अपना हाथ बाहर निकालता है और एक कॉइन को हवा में उछालता है। उसकी टीम वाले तो उसे दूर खड़े कर्स कर रहे थे कि आखिरकार ये कुत्ता क्या करेगा। कॉइन जैसे उसके हाथ में गिरने वाला था उसकी छाती के आर पार काफ़ी सारे स्टील के डैगर्स बाहर हो जाते हैं। फिर अकीरा और वही डेलिक्वेंट उस गर्ल की पावर के बारे में बताते हैं जब यूरी को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने स्नीक अटैक किया है। अब अकीरा बताता है कि उसकी पावर कुछ अलग थी, वो थिन हेयर के अंदर अपने नाइफ्स को फेंक के उस बंदे के आर पार कर दी जिसकी मदद से वो जीत पाई थी। उसकी इस तरह की पावर अब रिवील हो चुकी थी इसलिए अब वो अगली बार इस पावर का ध्यान रखेंगे। पर उनका साथी एक मारा गया जो कि उनकी टीम के अंदर एक हार का काउंट लेके आया है। एक मेडिकल टीम आती है और मंकी फेस को डेड घोषित करती है। इस प्रकार ये डेडली गेम भी शुरू हो जाती है।
अब एक बनी गर्ल जैसी दिखने वाली लड़की आती है जिसने कि गॉगल्स पहने हुए थे। उसे तो देख के ऐसा लग रहा था कि ये फ्री विन है, पर किसी को भी नहीं पता है कि उसकी पावर कैसी है और मसल हेड को उससे लड़ने जाना है। मसल हेड अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी तरफ वो ग्लासेस वाली लड़की अपना हाथ ऊपर करती है। उसी समय मसल गाय जो होता है ऐसा स्टैंस ले लेता है जो कि डिफेंसिव था, पर हमें पता चलता है कि वो गॉगल वाली लड़की ने हार मान ली है और इस प्रकार की हार उनकी जीत का एक कारण बनती है। अकीरा की टीम को एक काउंट मिल चुका था, 5 सेकंड पूरे होते ही वो लड़की हार मान चुकी थी और उनकी ये टीम ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार बिना लड़े उस लड़की ने हार क्यों मान ली, पर उनके लिए ये फ्री विन थी इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जिसने कि छोटे कपड़े पहने थे, अब वो उस गॉगल वाली लड़की को पकड़ के हिलाने लगती है, पर तभी बनी कैप कर्ल पहनी हुई लड़की आती है और वो कहती है कि तुम उसे मत सताओ, मैं तुम्हारी टीम के अंदर जीत के आऊँगी। ये बात तो सुन के वो खुश हो जाती है। उसका मुकाबला डेलिक्वेंट से था। डेलिक्वेंट एक पावरफुल पर्सन है इस गेम के अंदर। उन्हें लग रहा था कि ये इस गेम ये ज़रूर जीत जाएंगे। 5 सेकंड पूरे होते हैं, वो लड़की अपनी गुलेर बाहर निकालती है और उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल से अटैक करती है, पर वहीं डेलिक्वेंट जो होता है अपनी छड़ी से उसकी उस बॉल की डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देता है। उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, पर तभी वो छोटी सी गोली एक बहुत बड़ी स्पीयर में बदल जाती है और इस स्पीयर की वजह से एक उस जगह पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देख के डेलिक्वेंट कहता है कि तुम मुझे इसके नीचे कुचलना चाहती थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आखिरकार तुम मेरे जैसे ताकतवर बंदों को कुचलोगी, और तुम्हारा खेल ख़त्म है। ये कहने के बाद वो अपने स्टिक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। वो लड़की ये देख के हैरान थी, वो उसके ऊपर अटैक करने आता है, पर वो उसके ऊपर अपनी गुलेर से काफ़ी सारे अटैक करती है, पर वो उसके हर एक अटैक को बड़े ही प्यार से डॉज कर पा रहा था। ये देख के वो लड़की अभी एक साथ 3 बॉल उसके ऊपर अटैक करती है, पर उसे वो इस तरीके से डॉज कर लेता है जैसे कि मैं अपने स्कूल का होमवर्क डॉज करता हूँ। अब उसके बाद वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक एक करके काफ़ी सारी बॉल्स उसके ऊपर फेंकने लगती है, पर वो उन बॉल को काट देता है। इस प्रकार अकीरा को उसकी पावर के बारे में पता चलता है, जो कि स्टिक को स्वॉर्ड में नहीं बल्कि सामने वाली हर एक चीज़ को काटने में सक्षम है। इस प्रकार की पावर उन सभी को हैरान कर देती है। वो लड़की अब घबरा रही थी कि आखिरकार वो कैसे जीतेगी इस बंदे से जो कि इतना पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ वो डेलिक्वेंट अपनी खुद की तारीफ करने लगता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, पर वो लड़की हार नहीं मानना चाहती थी। वो अपनी पॉकेट से काफ़ी सारी बॉल्स बाहर निकालती है, उसके ऊपर अटैक करती है, पर डेलिक्वेंट उन सबको डॉज कर लेता है, पर उसे नहीं पता था कि ये लड़की की एक चाल है। वो उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब उसके पास एक बॉल बची थी। वो कहती है कि अब मैं इस बॉल का इस्तेमाल करके तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूंगी। उसकी ये आखिरी बॉल थी। अब वो समझ जाता है कि अगर वो उसे डॉज नहीं कर पाया तो वो हार जाएगा। अब वो उसके सामने आने वाली बॉल को कट कर देता है। इस प्रकार वो जीत चुका था। उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसके पास अभी भी एक और बॉल है। वो उसका इस्तेमाल करने ही वाली थी कि उससे ही पहले हमें पता चलता है कि उस डेलिक्वेंट ने अपनी एक स्टिक का हल्का सा पार्ट काट लिया था और उसकी मदद से उसे एक इस तरह के नाइफ में कन्वर्ट कर लिया था जिसकी की मदद से उसने उसकी ग्रिल के एक हाथ को काट दिया है और वो बॉल जो थी वो दूसरी तरफ गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जब हार मानने ही वाली थी, वो कहती है कि शायद से तुमने ध्यान नहीं दिया, उस बॉल की डायरेक्शन बदल गई थी। अब हमें दिखाया जाता है वो जो बॉल है जो कि उसके हाथ से गिर गई थी वो डेलिक्वेंट के नीचे आ जाती है और उसके एक्स को कुचुम्बर में कर देती है। अब वो बेहोश हो चुका था, उसकी बस की नहीं थी उसके अंडे को वापस से ठीक करने की। इस प्रकार वो लड़की जीत जाती है। कीरा उसकी काफ़ी सारी बेइज्जती करता है कि उसकी वजह से उसकी टीम हार गई। वो अब उसका एनिमी है जन्मजात का। अब वो उससे हमेशा बदला लेता रहेगा, जब भी उसे मौका मिलेगा उसकी बेइज्जती करता रहेगा। अब अकीरा की बारी आती है। अकीरा के सामने एक मिडिल एज्ड बंदा खड़ा था जो कि पहले से डरा हुआ था कि मेरे एनिमी की पावर कैसी होगी। दूसरी तरफ अकीरा की टीम अकीरा को पहले ही वार्निंग दे देती है, अगर वो इस बार नहीं जीते तब वो शायद से मर सकते हैं, इसलिए उसे जीतना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ अब अकीरा को पता नहीं होता है कि आखिरकार वो अपने हैंड कैनन को कैसे लेके आएगा, क्योंकि अगर उसे जीतना है तब उसके पास वो पावर होनी चाहिए, वरना तो वो हारा जाएगा। अब वो अपनी पावर को वापस से रीड करने लगता है जिसके अंदर ये लिखा था कि उसके सामने जो कोई भी व्यक्ति होगा उसे उसको इस तरह के यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके पास वही एबिलिटी है जो कि वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बंदा कोई भी क्यों ना हो। वो अब इस चीज़ को टेस्ट करने लगता है और उसे पता था कि उसकी टीम को पता है कि उसके पास हैंड कैनन है, इसलिए वो अब अपनी टीम की तरफ फेस करता है और वो डेलिक्वेंट की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ मिडिल एज बंदा अभी भी थोड़ा डरा हुआ खड़ा हुआ था।
अब अकीरा जो होता है डेलिक्वेंट के ऊपर गुस्सा था। डेलिक्वेंट को पता था कि उसके पास हैंड कैनन है, इसलिए वो घबरा रहा था। तो दूसरी तरफ अकीरा कहता है कि तुम्हारी वजह से हम हारे हैं। अब उसका हाथ हैंड कैनन में बदल जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हारने की। अब वो वापस से पलटता है और वो अब इधर से उधर देखने लगता है कि हर किसी का रिएक्शन कैसा था। कुछ लोगों के पे रिएक्शन ब्लैंक था तो कुछ हल्के से डरे हुए थे, जैसे कि अपना डेलिक्वेंट। अब वो उस आदमी के पास देखता है कि आखिर उसका चेहरा कैसा है। उसका हाथ अब हैंड कैनन में बदल जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो आदमी नीचे झुकता है और अपना हाथ जैसे ही वहाँ पे लगाता है ज़मीन पे, उसका अटैक डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं आता है। अकीरा ये देख के हैरान था। वो वापस उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। वो समझ चुका था कि उसे कैसे हराना है। वो उसके ऊपर अपने शूज़ को थ्रो कर देता है, जो कि सीधा सीधा उसके मुंह पे जा लगते हैं और वो पीछे जा गिरता है और उसके सामने अब हैंड कैनन आ चुका था। इस प्रकार अकीरा की जीत होती है। वो आदमी उसे नहीं हरा सकता था, इसलिए वो अपनी हार उसके सामने स्वीकार कर लेता है। अकीरा को पता चल चुका था कि उसकी एबिलिटी यूज़लेस नहीं है, जितना कि बाकी लोग उसकी एबिलिटी को यूज़लेस समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये एबिलिटी किसी और के पास होती तब वो हल्का सा झुक के ज़मीन पे हाथ लगा के उसके मैजिक अटैक को रोक सकता था। जैसे कि अगर ये पावर मसल हेड के पास होती तो वो बड़े प्यार से अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उसे हरा सकता था उसके मैजिक अटैक को रोक के। इसलिए वो अपनी मैजिक पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा होता है किसी न किसी तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ डेलिक्वेंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी गुद्दी पकड़ लेता है, पर तभी यूरी की बारी आ चुकी थी। यूरी फाइट करने के लिए तैयार थी। उसके सामने अब एक हाई स्कूल बॉय आता है जो कि यूरी को अक्सर स्टॉक किया करता था। यूरी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। दूसरी तरफ वो लड़की के अंदर थोड़े फेमिनिन ट्रेट्स थे। और वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे लोग उनको देख रहे होते हैं, जहाँ पे यूरी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रेज में थी। वो कहती है, मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तो तू मुझे मारने की धमकी देता था। आज मैं इस जगह पे जो फंसी हूँ उसका कारण सिर्फ तू है। आज मैं तुझसे बदला लेने वाली हूँ। अब वो लोग उसको पकड़ने लगते हैं, यूरी को, उसकी टीम वाले। पर ग्रीन हेयर बॉय तो कुछ अलग ही फिरात में था। वो कहता है कि यूरी तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, मैं तो तुमसे शादी करने का भी प्लान बना रहा हूँ। आने वाले साल हमारे खुशी के साल होने वाले हैं, अभी से तुम उन्हें ख़राब मत करो। उसकी बात तो सुन के यूरी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब जैसे ही 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है, उन दोनों की फाइट स्टेज पे शुरू हो जाती है, जो कि एक ही मुक्के में यूरी के उस फाइट को ख़त्म कर देती है। इस प्रकार अकीरा की टीम जीत जाती है और ग्रीन हेयर बॉय हार जाता है। अब वहाँ पे वही कैटगर्ल आती है जो कि बताती है ये टीम जीत चुकी है। अब उन दोनों टीम को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग कमरे में ले जाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध के। इस प्रकार अब एक हॉल के अंदर अकीरा की टीम खड़ी थी, जहाँ पे उन्हें अलग अलग रास्ते चुनने को बोले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद वो अपनी जर्नी अकेले शुरू करेंगे। अब वो सभी लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय हर एक चीज़ कर लेते हैं, जो कि नए बिछड़े हुए कपल करते हैं। अब वो लोग अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अकीरा के सामने एक फ़ोन था। वो फ़ोन को उठा के यूवी रिकैप्स की वीडियो शुरू कर देता है, पर स्पीकर में आवाज़ आती है, यूवी रिकैप्स की वीडियो तुम चला सकते हो पर अपने घर पे, यहाँ पे तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। अगले स्टेज पे जल्दी जाओ और पॉइंट्स इकट्ठा करो लोगों को मार के, इस प्रकार तुम अगले राउंड में और जा पाओगे। जैसे ही वो अगले राउंड के अंदर जाता है, एक जंगल भरा जगह आती है जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पे एक साइन बोर्ड था जो कि ए ब्लॉक सिग्निफाई कर रहा था। वो जंगल के बीचों बीच जाने लगता है, पर तभी वहाँ पे उसके सामने एक ब्लॉन्ड हेयर बॉय आ जाता है, जो कि उससे फाइट करने के लिए नहीं बल्कि उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए आया था। पर अकीरा जो था उसके पास वो पावर नहीं है जिससे कि वो उसे बिलीव करा सके कि उसके पास हैंड कैनन है। दूसरी तरफ उसकी बात सुन के हैरान था कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। काउंटडाउन पूरे होते हैं। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें टीम में। पर तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है, जिसके पीछे 4 लोग पड़े हुए थे। यूरी जो होती है वो जल्दी सी अकीरा के पीछे जाती है। वो लोग खुद को रेड टीम बताते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो दूसरी तरफ वो उसके साथ में ब्लॉन्ड बॉय को देख के समझ जाते हैं कि दूसरी टीम वाले हैं। वो उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर तभी अकीरा जो होता है हर किसी को शांत होने के लिए कह देता है। पर दूसरी तरफ वो रेड टीम वाले जो होते हैं ब्लॉन्ड बॉय को देख के कहते हैं तुम दूसरी टीम के हो। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार थे। ब्लॉन्ड बॉय जो होता है अपनी स्टिक को एक रोबो में बदल लेता है, उन पे अटैक करने जाता, पर एक बंदा आगे आता है और वो खुद के हाथ को हैंड कैनन में बदल लेता है। इस तरह की पावर अकीरा के पास भी थी। ये बात जान के सभी लोग हैरान थे। अब दूसरी तरफ अकीरा जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, हम इस मैटर को शांति से सुलझा सकते हैं। पर वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो लोग इन पे अटैक करके इन्हें अपना बंदी बनाना चाहते थे। इसी वजह से अकीरा अब उनके ऊपर अपनी कैनन से अटैक करता है।
एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रेड टीम पीछे जा गिरती है, पर रेड टीम का जो बंदा होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। ब्लॉन्ड बॉय उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जैसे ही रेड टीम का बंदा अपने कैनन से अटैक करता है, अकीरा भी कैनन से अटैक करता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, दोनों टीम दूर जा गिरती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अकीरा के साथ में जितने बंदे थे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब ब्लॉन्ड बॉय जो होता है उन्हें शुक्रिया कहता है और उन्हें बताता है कि इस जगह के अंदर पहले से ही काफ़ी सारी टीम्स बटी हुई है, यानी कि एक तरह के फैक्शंस। ये फैक्शंस अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे रेड टीम, ग्रीन टीम और ब्लू टीम। ग्रीन टीम जो है वो हमारी टीम है। रेड टीम थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बदनाम टीम है, क्योंकि वो अपने मनचाही चीज़ें करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं और लोगों को मारते हैं। ये उनके ऊपर है वो किन की टीम चुनेगा, और वो अपनी पावर उन्हें बताता है। दूसरी तरफ अकीरा जो होता है वो चाहता था कि वो इनकी टीम ज्वाइन तो करे, और दूसरी तरफ अब वो बंदा उन्हें अपनी टीम के बेस में ले जाने लगता है, जहाँ पे एल्डर वुमेन अपना काम कर रही होती है। बूढ़े लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं जो कि उनके लायक है। इस प्रकार का कैंप देख के अकीरा समझ जाता है कि ये सभी लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं। इस प्रकार की टीम को देख के वो खुश था कि शायद से वो यहाँ पे सेफ रह सकता है। दूसरी तरफ वो एक बच्चे को भी देखता है जिसके हाथ में हैंडकफ्स नहीं बंधे थे। अब ब्लॉन्ड बॉय उन्हें बताता है कि ये एक इस तरह की वुमेन का बच्चा है जो कि प्रेग्नेंट हुई थी और वो इस गेम के अंदर आ गई थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसका बच्चा इसी गेम के अंदर खेलते हुए हुआ, इसलिए इसके ऊपर हैंडकफ्स नहीं है, क्योंकि ये गेम का डायरेक्टली एक हिस्सा नहीं है। अब वो उसके बॉस से मिलने के लिए जाते हैं। वो पहले ब्लॉन्ड बॉय जो होता है एक कमरे में रुकने के लिए कहता है और पहले बॉस के साथ मिलता है। अकीरा यूरी को बताता है कि अगर वो यहाँ पे रुकते हैं, यानी कि इस बेस के अंदर, तब इनके आने वाला टाइम बड़े ही आसानी से कट सकता है। इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की और खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंड के अंदर सारे लोग अच्छे से काम करते हैं जो उनके वश में हो सकता है, तो हमारा जीवन यहाँ अच्छा कटेगा। वो इसको ज्वाइन करना चाहता था। वहीं ब्लॉन्ड बॉय आता है और उन्हें अपने बॉस से मिलाने के लिए लेके जाने लगता है, जो कि एक ओल्ड मैन होता है। ओल्ड मैन उन्हें देख के उनका स्वागत करता है और उन्हें कहता है कि तुमने हमारे बेस के एक बंदे की जान बचाई, उसके लिए मैं तुम दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के अकीरा उसकी बातों से खुश था कि आखिरकार इसे बेसिक चीज़ें तो आती हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी स्किल्स के बारे में इस लड़के से सुना, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो है, पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं या नहीं। इस तरह की बात को सुन के अकीरा जो होता है वो कंफ्यूज था कि आखिर ये कैसी बात कर रहे हैं। वहीं ब्लॉन्ड बॉय की बात सुन के यूरी अपनी पावर, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना बताती है। ये बात तो सुन के बूढ़ा आदमी और वो ब्लॉन्ड बॉय दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के पास ऐसी पावर्स हैं जो कि इनकी बेस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आने वाली फाइट के अंदर रेड टीम से उनकी जो फाइट होने वाली है उसके अंदर अगर यूरी उनका साथ देगी तो वो पक्का रेड टीम से जीत जाएंगे। और वो उनकी पावर्स बताते हैं, जहाँ पे यूरी की पावर ए रैंक होती है, वहीं अकीरा की पावर यूनिक रैंक होती है। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते कि आखिरकार एक लंबे समय तक बेस के अंदर कुछ लोग तो आ गए जो कि इनकी मदद कर सकते हैं। अब वो बाकी की चीज़ बताते हैं, जैसे कि ये जो फ़ोन इन्हें मिला है वो यूवी रिकैप्स की वीडियो नहीं, बल्कि यहाँ पे गेम के अंदर पॉइंट्स अर्न करने के लिए मिली है। इसके ऊपर क्वेस्ट आएंगे जो कि उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, और जैसे वो 1000 पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे वो अगले राउंड में जा पाएंगे। वो यहाँ से खाने की चीज़ें यानी कि खाद्य पदार्थ और अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, जिसके अंदर उनका कंपाउंड यानी कि इनका बेस मदद करेगा। इनके साथ साथ यहाँ पे 2 और बेस है जिसके अंदर रेड टीम और ब्लू टीम है। वो रेड टीम के बारे में बताते हैं जिनसे कि ये पहले ही मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए सोचती हैं। तो दूसरी तरफ ब्लू टीम है जिसकी अभी तक कोई भी इतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। उनकी बात सुन के वो दोनों समझ चुके थे कि कंपाउंड के अंदर ऐसी 3 टीमें हैं जिसमें से उन्हें 3 टीमों में से एक टीम को सिलेक्ट करना है कि आखिरकार वो किस में जाएंगे। वहीं अकीरा जो होता है उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। ओल्ड मैन जो होता है वो अकीरा से पूछता है कि आखिरकार तुम किस टीम में जाना चाहते हो। वहीं जो अकीरा जो होता है वो उसकी बातों को अभी भी ध्यान से सुन रहा होता है। ओल्ड मैन अब उन्हें एक चीज़ बताता है कि रेड टीम से तुम पहले ही भिड़ चुके हो, इसका मतलब कि तुम उनकी टीम में नहीं जा सकते हो। बची हुई ब्लू टीम है जिसके वेयरअबाउट्स अभी तक इतने ज़्यादा रिवील नहीं हुए हैं, और बची बात हमारी टीम की, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है हमारी टीम को ज्वाइन करने का, वही मुझसे मिलके। अब तुम मुझसे मिल चुके हो तो मतलब तुम मेरी टीम में आ सकती हो। यूरी की पहले ही रेड टीम से लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए वो किसी और टीम में नहीं जा सकती थी, और ग्रीन टीम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो ग्रीन टीम को चुनने का वादा करती है। अकीरा अभी तक कंफ्यूज था कि आखिरकार उसे किस टीम में जाना चाहिए, इसलिए वो अपना हाथ उस ओल्ड मैन के आगे कर देता है। ब्लॉन्ड बॉय जो होता है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार तुम हमारे बॉस के साथ क्या कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अकीरा का अभी तक हैंड कैनन के आगे नहीं आया हुआ होता है।
वो समझ चुका था कि शायद से इस बूढ़े आदमी को मेरी पावर के ऊपर यकीन नहीं है। आखिरकार ये कैसी पावर है? कहीं इसके पास ऐसी पावर तो नहीं है कि ये मेरे मैजिक अटैक को रोक रही है, या इसे बिलीव नहीं है कि मेरे पास मैजिक कैनन है। पर वहीं ओल्ड मैन जो होता है वो अब ज़्यादा नहीं सोचता है और वो कहता है अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। यूरी अकीरा को रोकने की कोशिश करती है पर अकीरा का हैंड कैनन उसके आगे आ जाता है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके हैंड कैनन की जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस था, पर ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख के वो हैरान था। अब ओल्ड मैन कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें मुझ पर यकीन तो हो गया है, जिस पर अकीरा मान जाता है। यूरी जो होती है अकीरा की गर्दन पकड़ते हुए उसे उछालते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे थे, जिसके ऊपर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें अकीरा को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस ये देखना चाहता था कि उसका ग्रीन बेस जो है कि आखिरकार वो आने वाली लड़ाई के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं। पर अब मुझे लगता है कि अकीरा के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अकीरा के सारे डाउट सॉल्व हो गए थे, इसलिए वो उनकी टीम को ज्वाइन करने की कह देता है। अब उनके लिए कमरे ढूंढे जाते हैं, पर आने वाले टाइम के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि उनकी टीम को ज्वाइन कर रहे थे। कमरों की शॉर्टेज हो जाती है। अब वो आखिरकार उन्हें कहाँ रखेंगे, इसलिए अकीरा यूरी के साथ रूम शेयर करने की कह देता है। यूरी भी इसके लिए मान जाती है। अब रात के समय हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक ही कमरा दिया जाता है जहाँ पे यूरी और वो एक बेड पे बैठे थे। अकीरा एक नोट के अंदर कुछ लिखता है और वो नोट जो होता है वो यूरी को पकड़ा देता है और से कहता है कि तुमसे चुपचाप पढ़ना और इस पे जो भी लिखा है उस पर यकीन कर लेना। यूरी उसकी ऐसी बात सुन के उस पर्ची को खोलती है। उसे लगा था कि इसमें लव लेटर होगा, पर उसमें यह लिखा था कि अकीरा की मेन पावर हैंड कैनन नहीं बल्कि टेलीपैथी है। और उसके ऊपर यह भी लिखा था जो उसके अंदर लिखा है बस उसे उसके ऊपर यकीन करना है आंख बंद करके। वो ऐसा ही करती है और फिर कुछ समय बाद उसे अपने दिमाग के अंदर अकीरा की बातें सुनाई देने लग जाती है। यानी कि अकीरा ने उसे ऐसा यकीन दिला दिया कि उसके पास टेलीपैथी की एक सेकंड पावर है। अकीरा टेलीपैथी की पावर का इस्तेमाल करते हुए यूरी को बताता है कि हम ग्रीन टीम बेस में तो आ चुके हैं, पर इन लोगों को अभी भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं टेलीपैथी से तुमसे बात कर रहा हूँ कि हमें हर एक मूव को सतर्क रहते हुए करना पड़ेगा। ये अभी भी हमारे ऊपर सीसीटीवी कैम से नज़र बनाए रखे हुए होंगे। और यह उसे अब वो सारी सच्चाई बता देता है, उसकी पावर से लेके उसके आने वाले प्लान तक, जैसे कि वो आने वाली टाइम के अंदर कैट वुमन को हराने वाला है, जिसकी मदद से वो इस गेम से बाहर निकल सकते हैं, जो कि उनकी मृत्यु का कारण भी आने वाले समय में बन सकता है। यूरी जो होती है उसकी हर एक बात सुन रही होती है। उसी दौरान उनके फ़ोन पे कैट वुमन का एक क्वेस्ट आता है। वो अगले दिन सभी लोगों को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाई हुई होती है जो कि रुइंस के पास में होते हैं। जो कोई भी वहाँ पे आएगा उसे पॉइंट कमाने के मौके मिलेंगे, जिससे कि वो नेक्स्ट राउंड में भी जा सकता है। तो अगले दिन अब ओल्ड मैन जो होता है वो सभी लोगों को बुलाता है जो कि ग्रीन बेस के रहने वाले थे। वो उन्हें अलग अलग टीम में डिवाइड कर देता है, जिसके अंदर यूरी और अकीरा एक टीम में होते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने वाला पर्सन होता है। अब वो सभी लोग उस जगह पे जाने लगते हैं जो कि उनकी डेस्टिनेशन है। अब उसी दौरान यूरी जो होती है वो अकीरा के साथ चल रही थी। अकीरा कहता है कि मैंने यूरी को सारी सच्चाई बता दी है अपनी पावर को लेके। अब वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो कभी भी उसकी जान ले सकती है। पर दूसरी तरफ अगर उसे ये चीज़ें पूरी करनी है तब उसे यूरी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अब वो रुविन के पास में आ जाते हैं जहाँ पे कैट वुमन जो होती है वो उन सभी लोगों को इस तरह के गोलेम से मिलवाती है जिन्हें कि वो मार के अपने पॉइंट अर्न कर सकते हैं। उन्हीं गोलेम को देख के अब अकीरा की छाती में दर्द होने लगता है क्योंकि वही गोलेम थे जिसने कि शुरुआत में उनके ऊपर अटैक किया था और इन गोलेम को देख के तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। अब वो गोलेम जो होते हैं वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं, उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कैट वुमन जो होते हैं उन्हें एक और चीज़ बताते हैं जो कि एक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो गोलेम्स को मार के 30 पॉइंट अर्न कर सकते हैं, पर अगर वो अपने साथियों को मारेंगे तब उनके लिए ये एक बैंड चीज़ है, यानी कि वो अपने आसपास के साथियों को नहीं मार सकते हैं। ओल्ड मैन की पावर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे अटैक को सह सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को आगे बुलाया गया जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस तरह की टीमें डिवाइड कर रखी थी जिसकी मदद से वो आसानी से इन चीज़ों को मार सकते हैं। अकीरा इस तरह की स्ट्रेटेजी से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जो कि डिफेंस कर सकता है वो डिफेंस में आगे आएंगे और जो अटैक कर सकता है वो अटैक करेंगे, जिससे कि उनके अंदर कम स्थिति ऐसी पैदा होगी जिसके अंदर उनके साथी मारे जाएंगे। गोलेम से वो एक एक करके फाइट करने लगते हैं जहाँ पे अकीरा एक ही कैनन वार के अंदर एक गोलेम को उड़ाने की शक्ति रखता है, तो दूसरी तरफ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ही गोलेम को एक ही अटैक में मार सकते हैं। इस प्रकार वो उन सभी को एक एक करके मार रहे होते हैं। तो ऊपर से रेड टीम का लीडर उन्हें उनसे फाइट करते हुए देख रहा होता है। वो आगे जाके उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो उन्हें कमज़ोर करना चाहता है। वो जितने भी गोलेम्स होते हैं वो सभी अब ग्रीन टीम के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। कैट वुमन भी रेड टीम के पास जाती है।
वो सभी लोग ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि पहाड़ी के ऊपर रेड टीम का लीडर बैठा हुआ है। ये बात ओल्ड मैन जो होता है कीरा को बताता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है। रेड टीम का लीडर जो होता है वो उनसे आगे जाके फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऐसे लोगों को लेके आता है जिन्हें कि उन्होंने स्लेव बना के रखा हुआ था और उन्हें उनके आगे भेज देता है गोलेम्स के। गोलेम्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, उन्हें जान से मार रहे होते हैं। ओल्ड मैन उनकी सहायता करना चाहता था। अकीरा भी अब सहायता करने के लिए जाता है, जहाँ पे चश्मिश लड़की को वो लोग बचा लेते हैं एक गोलेम से। और वहीं दूसरी तरफ कैट वुमन जो होती है उन सभी को अब एक नया एंटरटेनमेंट देती है सोर्स ऑफ। अब वो वहाँ पे आता है जो कि एक बहुत बड़ा गोलेम होता है जो कि कैट की तरह लग रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, वो अपनी ही स्पीशीज़ के लोगों को मार रहा होता है। पर रेड टीम के जितने भी बंदे होते हैं वो अपने स्लेव्स को आगे भेजने लगते हैं उससे पिटने के लिए। अकीरा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो गोलेम्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है। पर सबसे बड़ा गोलेम ताकतवर था, वो उनके बस में नहीं आ रहा था, चाहे कोई उसके सामने कितना ही आ जाए और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। ओल्ड मैन जो होता है वो अकीरा को जाने के लिए कहता है और खुद उस गोलेम से फाइट करने की सोचता है। वो उसके सारे अटैक्स को अपने ऊपर सह रहा होता है और यही चीज़ दूर खड़ी रेड टीम के लीडर और उसका असिस्टेंट देख रहा होता है। फिर हमें ओल्ड मैन की पावर का पता चलता है कि वो सारे अटैक को एब्जॉर्व करके एक ही बार में एक अटैक करके जितनी भी पावर उसने एक्यूमुलेट की थी वो बाहर निकाल सकता है। वो ऐसा ही करता है और वो गोलेम जो होता है बीच में उसके छेद हो जाता है। हर किसी को लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, पर वो कैट गोलेम वापस से अपने दो पाँव पे खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ ओल्ड मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। रेड टीम दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। अब ओल्ड मैन को लग रहा होता है कि उनकी टीम नहीं बच सकती है। वो अपने साथियों को भेजने की कोशिश करता है, पर अकीरा फाइट करना चाहता था ओल्ड मैन के साथ में, क्योंकि ओल्ड मैन पहले ही इतना इंजर्ड हो चुका है और अगर वो और ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे रुका तो वो मारा जाएगा। यूरी भी मदद करना चाहती थी। ब्लॉन्ड बॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यूरी तो अड़ियल थी, वो अपने ही आइडिया पे टिकी हुई थी। वो आगे जाती उस मॉन्स्टर के ऊपर एक किक करती है। इस प्रकार वो ओल्ड मैन को धक्का देते हुए उस मॉन्स्टर के एक भारी अटैक से खुद को बचा लेती है। इस प्रकार ओल्ड मैन की जान तो बच जाती है। उसी दौरान अकीरा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों ने अब उस ओल्ड मैन की जान बचा ली होती है। अकीरा उसको हराने के लिए यूरी की मदद मांगता है। ओल्ड मैन भी ये देख रहा होता है, पर वो दोनों टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं। अब अकीरा जो होता है उस मॉन्स्टर को धीरे धीरे करके एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे उन्हें कोई ना देख सके और अकीरा से टेलीपैथी से वो अभी भी कनेक्ट होता है। वो अब एक दीवार के पीछे कॉर्नर हो जाता है। वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अब यूरी से टेलीपैथी से बात करता है। उसी दौरान वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हर किसी को लग रहा होता है कि अकीरा अब वो कुचल चुका है, पर तभी अकीरा एकदम से थिन एयर में से बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में उसकी कैनन होती है और वो उसे उड़ा देता है। उसका चेहरा उड़ चुका था। यूरी उसे गले लगाती है और कहती है कि आखिरकार तुम बच गए, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। पर तभी वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो उठता है और तभी हमें दिखाया जाता है रेड टीम का जो लीडर होता है वो एकदम से बाहर निकल के आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर सिर्फ अपने एक ही मुक्के का इस्तेमाल करता है और उसका सर दूसरी तरफ फेंक देता है और उसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। अब वो बंदा ये जानना चाहता था कि आखिरकार अकीरा उस मॉन्स्टर के उस अटैक से कैसे बचा, क्योंकि उससे बचना नामुमकिन था और वो अपनी रावण जैसी हंसी से हंसता है। पर दूसरी तरफ यूरी जो होती है उसकी इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि तुमने अपने थोड़ी देर के इंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे नादान लोगों की जान ले ली, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। ये कहने के बाद वो उस बिग मैन के ऊपर अटैक करने भी जाती है, पर तभी वो बंदा जो होता है उसकी टांग पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और वो कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना तुम दोनों मिलके मुझसे फाइट करो। अगर ओल्ड मैन भी मान जाता है तो तुम तीन मिलके भी मुझसे फाइट कर सकते हो। उसकी ये बात सुन के कैट वुमन बीच में आते हुए कहती है, ये बात तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्यों ना तुम रेड टीम और ग्रीन टीम के बीच में कंपटीशन हो जाए। जो कोई भी एक दूसरे की टीम के हेडक्वार्टर में जाएगा और इंटरफेस को अपने फ़ोन से लॉगिन कर लेगा वो जीत जाएगा। इस प्रकार वो सामने वाली टीम के पॉइंट्स भी ले सकते हैं एक ही बार में। पर रेड टीम का जो स्ट्रेटजी मास्टर होता है वो कहता है कि इस तरह के क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, हम रेड टीम से इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कैट वुमन उसकी बात सुनने लग जाती है,
जिसके अंदर वो बताता है क्यों ना हम ऐसा करें, जो कोई भी टीम जीतेगी वो हारने वाली टीम के सभी लोगों को जान से मार देगी। ओल्ड मैन गुस्से में कहता है कि तुम आखिरकार क्या कह रहे हो, हमारे बेस के अंदर वुमेन और इस तरह के छोटे बच्चे हैं जो फाइट नहीं कर सकते हैं, तुम उनकी जान क्यों लेना चाहते हो। पर वो लोग इस बीच में अड़े हुए थे कि वो आखिर में जान लेना ही चाहते अपनी ओपोनेंट टीम का। कैट वुमेन भी मान जाती है। बूढ़ा उससे मनाने की कोशिश करने लगता है कि उन लोगों की इसमें गलती नहीं है, तुम उन्हें बीच में लेके मत आओ। जिसके ऊपर कैट वुमेन कहती है तुम अगर मेरी बात भी नहीं मानोगे तब भी यही क्वेस्ट रहेगा, तुम्हें फाइट करनी है तो तुम कर सकते हो, वरना ये फाइट तो ज़रूरी होगी, चाहे तुम करो या मत करो। वो उन्हें 7 दिन का मौका देती है कि 7 दिन में उनके जितने भी घायल लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार हमें दिखाया जाता है ग्रीन टीम के बेस में, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंजर्ड थे। अकीरा भी वहाँ पे आ चुका था ओल्ड मैन के साथ। ब्लॉन्ड बॉय ये देख के खुश था कि आखिरकार ओल्ड मैन बच चुका है और वो इस कंपटीशन के लिए मान चुके थे, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओल्ड मैन जो होता है अकीरा की रियल पावर पूछता है, जिसपे अकीरा कहता है कि मैं आपको वो तो नहीं बता सकता हूँ, पर इस चीज़ की गारंटी है कि आने वाले टाइम के अंदर ग्रीन टीम ही जीतेगी रेड टीम से जो फाइट होने वाली है उसके अंदर। ये बात सुन के ओल्ड मैन जो होता है वो खुश हो जाता है कि वो अकीरा पे इतना भरोसा तो कर सकता है क्योंकि वो मैन ऑफ वर्ड्स है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे कि अब मसल हेड आ चुका था, जिसने कि ग्रीन टीम की लड़की को एक रेड टीम के लड़के से बचाया था। वो उसकी बेस पे आने लगता है। ग्रीन टीम के लोग मसल हेड बॉय को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, जिस पे लड़की बताती है कि इसने मेरी जान बचाई है। अब मसल हेड बॉय को देख के अकीरा समझ जाता है कि ये तो हमारी फर्स्ट टीम का ही बंदा है। वो लोग इसे अपनी टीम में आने की अनुमति ब्लॉन्ड बॉय को दे देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। अब वो इनकी टीम में आ चुका था। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन कहता है कि तुम रह तो सकते हो पर ग्रीन बेस ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, पर उनके पास ये मौका है कि वो रेड टीम के लीडर की पावर को बंद कर दें, क्योंकि उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है, वो किसी को भी हरा सकता है। उनके पास चांस है जहाँ पे वो रेड टीम को हरा के खुद जीत सकते हैं और अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अकीरा जो कि चश्मिश लड़की से मिलता है, जो कि उसे शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई रेड टीम से, और उसे ये भी बताती है कि उसकी पावर ये है कि वो सामने वाले की पावर जान सकती है और उनकी पावर को खुद बोरो कर सकती है 10%। उसने मसल हेड बॉय की भी पावर जानती थी। इस प्रकार की बात सुन के अकीरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। वो कहती है कि वो अकीरा की भी पावर जानती है। ये बात तो सुन के वो बिल्कुल हैरानी से उसे कमरे के अंदर बंद कर देता है और खुद भी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पास में जाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है, जिस पे वो बताती है कि यही मेरी पावर है, मैं सामने वाले की पावर जान सकती हूँ और उसकी 10% पावर खुद बोरो कर सकती हूँ। इसी प्रकार उसके पास मसल बॉय की भी पावर आ चुकी थी, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो 2 सेकंड की ही थी और उसका 10% भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता। और ये सारी बातें सुन के अकीरा जान चुका था कि इसे भी उसकी पावर के बारे में पता है। आखिरकार वो क्या चाहती है, जिस पर चश्मिश लड़की कहती है कि हम दोनों मिलके क्यों ना अपनी टीम को जिता दें, क्योंकि वो रेड टीम के लोगों की भी पावर जानती है। अब वो उस कमरे से निकल के जाने लगती है। उनके बीच में एक पहले ही ऐसा संधि हो जाती है जिसकी मदद से वो रेड टीम को हरा सकती है। अब हमें दूसरी तरफ यूरी को दिखाया जाता है जो कि उसे कमरे से बाहर जाते हुए देख लेती है। रात के समय उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में आखिरकार एक बंद कमरे में क्या हुआ है। दूसरी तरफ अब हमें रेड टीम में दिखाते हैं जहाँ पे रेड टीम के लोग अपनी अलग अलग टीम को मोबिलाइज कर रहे होते हैं ग्रीन टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। हर किसी की टीम को दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी, एक बनी गर्ल और रेड हेयर गर्ल और एक समुराई होता है जिसकी हेयर लाइन तो रिसीडिंग हेयर लाइन होती है उसकी शक्ल की वजह से। अब हमें उसी जर्क को दिखाया जाता है जिसे कि मसल हेड ने मारा था। वो उसे वहाँ पे आके बताता है स्ट्रेटेजी मास्टर को कि अकीरा की पावर असलियत नहीं है जो कि उन्होंने उस फाइट के दौरान देखी थी, उसकी पावर कुछ और है। ये हमारे ग्रीन टीम के अंदर बैठे स्पाइस ने बताया है। ये बात टीम लीडर को भी पता चलती है और उनकी स्ट्रेटजी चेंज की जाती है प्लान 2 के ऊपर, क्योंकि वो नहीं जानते कि अकीरा की असली पावर क्या है। तो दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। अकीरा और यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी अगली स्ट्रेटजी को बताने के लिए एक जंगल में आए हुए थे, यानी कि ग्रीन टीम के बेस से दूर। वो वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आखिरकार वो क्या करें, क्योंकि उसकी फाइट के दौरान लोगों को पता चल चुका है कि उसकी असली पावर कुछ और है, ना कि हैंड कैनन है। इसलिए वो अब ऐसी एक टीम को मोबिलाइज करना चाहता है जो कि उसकी मदद कर सके आने वाले उस अटैक के अंदर जो कि वो रेड टीम पे करने वाले हैं, क्योंकि उनकी पावर रिवील ना हो जाए ज़्यादातर। अब अकीरा जो होता है वो यूरी को अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अगर वो वाइल्ड एनिमल के इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए अगर फाइट करेगी तब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर सकती है।
तो दूसरी तरफ यूरी के साथ उसे बात करते हुए वो कहता है कि मैं एक पेड़ के पीछे छिप रहा हूँ, तुम्हें ऐसे बंदे के बारे में सोचना है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो ऐसा ही करती है। जब अकीरा एक पेड़ के पीछे जाता है और वो चश्मिश गर्ल में बदल जाता है, ये देख के वो समझ जाता है कि उसने ज़रूर से पिछले दिन उसके साथ देखा होगा, इसलिए वो उसके सारे डाउट क्लियर कर देता है और उसे ये भी बताता है कि मैंने उससे बात की थी जिसके अंदर मैंने उसे अपनी पावर के बारे में बता दिया था। आने वाले समय में वो हमारे बहुत काम आएगी। पर वो चश्मिश गर्ल की पावर को वो यूरी को नहीं बताता है कि उसकी क्या है। अब वो ब्लू टीम से मिलने जाते हैं जहाँ पे डेलिक्वेंट बॉय भी होता है। वो उनसे बात करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वो उसे साफ मना कर देता है। पर अकीरा कहता है अगर तुम हमारी मदद करोगे तब मैं तुम्हें पॉइंट्स भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हारी ब्लू टीम से अगर एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा तब मैं उसे पूरे 200 पॉइंट दूंगा। अगर तुम हमारी मदद करने में कामयाब हो जाओगे, यानी कि रेड टीम के इंटरफेस को चुराने में कामयाब, तब मैं 500 पॉइंट दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुन के ब्लू टीम का बंदा जिसका नाम आयामोटो होता है, आयामोटो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम के 20 बंदे भेजूंगा, पर उसके बदले मुझे पॉइंट और मुझे साथ में यूरी भी चाहिए। उसकी ये बात सुन के अकीरा जो होता है वो मना कर देता है क्योंकि यूरी अकेली ही उसके 20 बंदों के बराबर है, वो उसे नहीं दे सकता है। पर वो वापस से एक और चीज़ उनके सामने रखता है कि अगर वो उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसे खुद आके उनकी टीम की मदद करनी पड़ेगी। आयामाटो समझ जाता है कि अकीरा उनकी हेल्प के लिए इतना डेस्परेट नहीं है, यानी कि अगर वो उन्हें मना भी कर देगा तब भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उससे बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार तो हूँ, पर मैं खुद आके तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूँगा। मैं अपनी टीम के बाकी के लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दूंगा, अगर वो फाइट करना चाहेंगे तब वो आके खुद फाइट कर लेंगे। उसकी इस तरह की बात को सुन के अकीरा समझ जाता है कि यानी कि ब्लू टीम की हाँ भी है और ना भी है, वो कंफर्म नहीं कर सकता है इस चीज़ को लेके। इसलिए वो दोनों अब वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है डेलिक्वेंट बॉय को, जो कि अकीरा को रोकते हुए कहता है कि मैं रेड टीम से लड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा जन्मजात दुश्मन ही तो हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अकीरा उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पर डेलिक्वेंट बॉय पूरे तरीके से रेडी हो चुका था कि वो रेड टीम को ज्वाइन करेगा और अकीरा से फाइट करेगा। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रात के समय। ग्रीन टीम के जितने भी बंदे होते हैं, बूढ़े बच्चे, सारी मदद करने के लिए उनकी बात करने लगते हैं, जिसपे ओल्ड मैन मान जाता है और अकीरा को भी मना लेता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी टीम के मेंबर्स जो कि ग्रीन टीम के हैं उनका वो साथ फाइट देने के लिए मान जाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है। हमें ब्लॉन्ड बॉय को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सिंगल मदर के साथ होता है। वो उसे प्रपोज करना चाह रहा होता है, पर जैसे ही वह बोलने जा रहा था उसके साथ ही वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसे ड्रिंक करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वो अपनी बात नहीं बोल पाता। अगले दिन वो लोग अब उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि उनका कंपटीशन रेड टीम से होने वाला होता है। उन्हें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उन्हें हर एक बंदे को हराने पे उसके पास जितने भी पॉइंट है वो तुम्हारे पॉइंट हो जाएंगे, और इस तरह के कुछ टावर्स बना रखे हैं जिसके अंदर अगर वो अपना फ़ोन ये डालते हैं तब उन्हें काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। उस हिसाब से ये लोग कैट की इस तरह की सर्विस भी खरीद सकते हैं जो कि उनकी इस गेम में मदद करने वाली है। और हर एक टावर में जितने समय तक वो फ़ोन टिका रहेगा उतने समय तक उसे पॉइंट मिलते रहेंगे। इस प्रकार वो इस कंपटीशन को जीत भी सकते हैं। अभी कंपटीशन शुरू होता है। जैसे कि ओल्ड मैन ने अपनी तरकीब लगाई हुई होती है, वो पहले टावर को कैप्चर करने की कहता है जो कि कुल मिला के 5 ही होते हैं। एक एक करके वो सभी लोग टावर्स को कैप्चर करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है ग्रीन टीम से जो किंग बना है वो और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। यूरी उसके साथ में होती है। वो सबसे पहले टावर को कैप्चर करने में कामयाब तो हो जाते हैं। एक टावर उनके कैप्चरिंग में आ चुका हुआ होता है, पर बाकी के बचे हुए जो टावर होते हैं उनके ऊपर लोग पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी तरफ भाग रहे होते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है युगामी, यानी कि टीम लीडर जो होता है रेड टीम का, जिसका नाम युगामी है, वो भी वहाँ पे आ चुका है। वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाले प्लेयर लेके आया हुआ होता है अपनी टीम के अंदर, क्योंकि उसे पता है ग्रीन टीम के अंदर ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि ताकतवर हैं उसकी टीम के मुकाबले में, और वो कॉन्फिडेंस में होता है। ग्रीन टीम जब सेकेंड टावर को कैप्चर करने वाली होती है वहाँ पे रेड टीम का लीडर आ जाता है और वो सिंगल मदर से फाइट करना शुरू कर देता है। अब जो सिंगल मदर होती है वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। वो उससे युगामी के ऊपर अटैक करने लगती है, पर युगामी जो होता है उससे बचते हुए उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर उसी समय हमें सिंगल मदर की पावर का पता चलता है कि वो इस स्वॉर्ड का वज़न कितना भी बढ़ा सकती हैं। वो युगामी से भी ज़्यादा वज़न की उस स्वॉर्ड को वज़न में कर देती है। पर युगामी जो होता है उस स्वॉर्ड को धीरे धीरे करके पकड़ के ऊपर करते हुए उसे तोड़ देता है। जैसे वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ता है सिंगल मदर हार जाती है। ये बात ग्रीन टीम के बेस कैंप
तक पहुंचती कि अब जो सिंगल मदर है उसको युगामी मारने वाला है। ये बात जैसे उन्हें पता चलती है, उसे बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग जो होते हैं आगे जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ रेड टीम के सभी लोग जो होते हैं वो ग्रीन टीम के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अब हमें अकीरा को दिखाया जाता है। अकीरा के पास थॉट नाम की लड़की आती है जो कि उसे सेकेंड राउंड में मिली थी, जो कि उसकी एनिमी टीम में थी। वो उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है, जहाँ पे थॉट भी उसके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है और धीरे धीरे करके वो आपस में बात करने लग जाते हैं, जिसके अंदर हमें पता ये चलता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। जैसे ही अकीरा को उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि उसे चाहिए होती है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी थॉट जो होती है फ़ोन करके किसी को अकीरा की लोकेशन बता देती है। अब सिंगल मदर के ऊपर युगामी अटैक करने वाला ही होता है कि उसी समय ग्रीन टीम के सभी लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है मसल हेड को एक लड़की बताती है कि उसे यहाँ पे किसी बंदे की प्रेजेंस महसूस हो रही है, शायद से वो वहाँ पे अटैक करने वाला है। तभी वहाँ पे बारटेंडर नाम का एक लड़का आता है जो कि वहाँ पे आके कहता है मैंने ग्रीन टीम के काफ़ी लोगों को मार दिया है, तुम भी मरने वाली हो। ये बात सुन के मसल हेड जो होता है वो उसकी नेक को पकड़ लेता है और वो उसे दबाने वाला होता ही है कि तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो बारटेंडर नाम के लड़के की एक स्किल है जिसकी मदद से वो बहुत ही पतली थ्रेड को लोगों के हाथों में बांध सकता है और जब मन करे उसे काट सकता है। वो मसल हेड के हाथ के साथ ऐसा ही करता है, वो उसके हाथ को काट देता है। मसल हेड का आधा हाथ कट चुका था और बारटेंडर लड़का कहता है कि अब युगामी उस लड़की को मार देगा जो कि वो उससे फाइट कर रही है। ये बात तो सुन के मसल हेड का दिमाग चकरा जाता है, वो गुस्से में उसकी नेक वापस से पकड़ लेता है। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे यूरी बड़ी ही तेजी से पहुंच रही होती है, जहाँ पे युगामी सिंगल मदर को खत्म करने वाला था। वो उसके लात मार के उसे वहाँ से दूर करती है और ये देख के युगामी काफी ज्यादा हंसने लगता है कि आखिरकार वो एक लड़की से पीट रहा है। अब यूरी जो होती है सिंगल मदर को इंजर्ड देख के उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगती है। पर अकीरा की उसे बात याद आने लगती है कि उसे अपनी एनिमल स्टिक को आगे लाना है। वो ऐसे ही करती है और वो युगामी के मुंह पे पंच मारने में कामयाब हो पाती है और उसे एक थोड़ी सी टक्कर दे पाने में भी। अब युगामी जो होता है वो काफी ज्यादा इंटरटेन हो रहा था इस फाइट के दौरान, पर उसके पास कीरो की कॉल आती है। कीरो कह रहा था कि अब हमें प्लान बी पे शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि अब उसके पास में शायद से अकीरा आने वाला है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि अब ग्रीन टीम के बेस कैंप के ऊपर उन्हें पता चलता है कि उनके पास एक स्पाई है और वो हर एक चीज हकीकत बोलने से मना कर रहा होता है, पर बार बार नेट करके बोलने पे वो उन्हें रेड टीम की सच्चाई बताने के लिए मान जाता है और एक दूसरा स्पाई जो कि उन्हीं की ही टीम में है उसका पता भी। ये बात सुन के नेट गर्ल जो होती है वो ओल्ड मैन को बुलाने के लिए चली जाती है, पर जब समय के लिए जितनी देर के लिए वो वहाँ पे गई हुई थी उसी दौरान के अंदर उस बंदी को कोई और मार के चला जाता है। ओल्ड मैन बताता है कि इसके अलावा भी कोई और हमारी टीम के अंदर स्पाई हो सकता है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा वरना हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अकीरा जो होता है वो कीरो से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, पर यूरी उसका हाथ छोड़ के सिंगल मदर को बचाने की बात करने लगती है। इसलिए अकीरा को उसे जाने देना पड़ता है क्योंकि उसकी बात नहीं सुनने वाली थी, वो एक अड़ियल लड़की थी। इसलिए वो कीरो को हराने के लिए अकेला ही वहाँ से जाने लगता है। तो यूरी सिंगल मदर को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है, ये कह के कि अकीरा हमेशा सिर्फ उसका यूज़ करता है, वो उसका फ्रेंड नहीं है। अब अकीरा प्लान बी का इस्तेमाल करता है। वो आगे जैसे ही जा रहा होता है उसके ऊपर वही डिलिक्वेंट बॉय जो होता है एकदम से अटैक कर देता है। वो उसके सामने खड़ा था, वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं रेड टीम को ज्वाइन कर लूँगा। वो अपनी स्टिक को काफ़ी हिस्सों में तोड़ के उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपने नाइफ से। उसी दौरान उस पेड़ के ऊपर हमें एक समुराई बंदे को दिखाया जाता है जो कि अकीरा के ऊपर अटैक कर रहा था, पर तभी डिलिक्वेंट बॉय चिल्ला के कहता है कि अकीरा वहाँ से हट जाओ। उसकी ये बात सुन के वो पेड़ के नीचे से हट जाता है, उसकी जान बच चुकी थी। वो अगर यूरी के साथ आया होता तब समुराई से यूरी को फाइट करनी पड़ती, पर यूरी यहाँ पे नहीं है इसलिए वो डिलिक्वेंट बॉय के साथ एक ट्रस्ट बनाने का बात करने लगता है और वो उसे समुराई से फाइट करने की बात कहता है, जिसके ऊपर डिलिक्वेंट बॉय मान जाता है। तो दूसरी तरफ अब हमें पता चलता है थॉट ने और किसी को नहीं बल्कि इन दोनों को ही कॉल लगाई थी अकीरा की मदद करने के लिए। इसलिए अब अकीरा जो होता है वो कीरो से फाइट करने के लिए वहाँ से चला जाता है क्योंकि डिलिक्वेंट बॉय मान चुका था। वो अकीरा के साथ मिलके इसको हराने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, पर वो कहता है कि आखिरकार अब हम इसे ही हराएंगे कैसे, क्योंकि इसकी पावर ऐसी ही है जैसे कि डिलिक्वेंट बॉय की है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उसके अटैक से बचना। इसलिए अकीरा जो होता है वो कहता है कि हम तुम्हारी पावर को ही हराना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। अकीरा जो होता है वो अपने हैंड कैनन का भी इस्तेमाल करता है, पर उसके हैंड कैनन का इस्तेमाल कुछ भी नहीं आता है क्योंकि जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो समुराई बंदा जो होता है उसकी अटैक को बीच में से काट देता है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि वो एक एक्सपीरियंस वॉरियर है। अकीरा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था,
वो समुराई कहता है कि अब तुम्हारा शायद से अब आखिरी वक्त आ चुका है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर तभी एक धुआं छाता है और उसी दौरान डेलिक्वेंट बॉय जो होता है अपनी स्टिक को काफ़ी सारे और भी स्टिक के अंदर तोड़ लेता है और उन सभी को एक ही बार में उसके ऊपर फेंकता है। वो डैगर में बदल जाती है और इस प्रकार समुराई को मार दिया जाता है। अब हमें एक डॉल गर्ल को दिखाया जाता है जो कि ग्रीन टीम के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार रही होती है और वहीं पे हमें अब एक नन को दिखाया जाता है जो कि नन तो लग नहीं रही होती है पर वो अपनी वूडो डॉल का इस्तेमाल करती है और वो ग्रीन डॉल लड़की जो होती है अपनी नाड़ मोड़ के मर जाती है पर वो वापस से खड़ी हो उठती है। वो अपने सर को वापस से ठीक करती है। उसी दौरान वो उस नन को काफ़ी ज़्यादा मारने लग जाती है और वो जो नन होती है वो आखिर में मर जाती है। पर तभी वहाँ पे थॉट आती है। थॉट जो होती है अब उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अब वो ग्रीन टीम के साथ मिलके रेड टीम से फाइट करने वाली है। ब्लू हेयर गर्ल जो होती है थॉट के साथ फाइट करने लग जाती है क्योंकि इनकी दुश्मनी शुरुआत से ही है जब से थॉट जो है इस रेड टीम के अंदर आई थी। अब हमें दिखाया जाता है ब्लू हेयर गर्ल अब थॉट के ऊपर अटैक करने जाती है पर उसके अटैक रोक दिए जाते हैं। अब उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो अटैक करने लगते हैं और टॉय टैंक्स पर वो उन सबके अटैक को डॉज करती है और अब वो ब्लू हेयर गर्ल से फाइट करने के लिए तैयार तो होती है पर ऐसा लगता है कि उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपनी ब्लेड से अटैक करती है। ब्लू हेयर गर्ल काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो हो चुकी थी पर अभी भी वो जिंदा थी। ये चीज़ देख के थॉट नहीं समझ पाती है। वो उसके हाथ बांधते हुए एक बंदे के ऊपर अटैक करती है और एक पेटी के अंदर ब्लेड मार देती है जिसकी वजह से अब वो डॉल मर जाती है। जिसकी वजह से अब हमें पता चलता है कि इसको कंट्रोल करने वाला एक बदसूरत आदमी था जो कि एक पिटारे के अंदर बंद था और वहीं दूसरी तरफ उसे कैरी करने वाला एक ऐसा बंदा था जिसे कि स्लेव बना के रखा गया था कीरो के द्वारा जो कि रेड टीम का स्ट्रेटेजी मास्टर है। दूसरी तरफ अब हमें थॉट के बारे में पता चलता है कि थॉट ने अकीरा के साथ पहले ही टीम अप कर लिया है। चाहे रेड टीम जीते चाहे ग्रीन टीम जीते उसे दोनों तरफ से ही फ़ायदा होने वाला है। अगर कोई सी भी टीम जीतती है तब उसका ज़िंदा बचना ऑब्वियस सी बात है। और फिर हमें पता चलता है कि उसने ये सारी चीज़ें अकीरा के साथ मिलकर उस समय की थी जब वो उसके पास में था। अब दूसरी तरफ मसल हेड जो होता है उस बारटेंडर को मारने लग जाता है पर बारटेंडर जो होता है उसकी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो बड़े ही आराम से मसल हेड बॉय को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी एक भी एबिलिटी नहीं है जो कि तुम्हारी आज के दिन जान बचा सकती है। मसल हेड बॉय कहता है कि तुम्हारे पास वो पावर खुद की नहीं है, तुम्हें वो किसी से मिली है, उसके ऊपर तुम इतना गुरूर मत करो। पर बारटेंडर जो होता है वो कहता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मुझे मिली हो चाहे मैंने वो खुद अर्न करी हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आज के दिन तुम मरने वाले हो। वो उसकी नेक के पास में अपनी थ्रेड को लपेट देता है। वो उसे मारने वाला होता ही कि तभी वो लड़की आ जाती है। मसल हेड बॉय ने जिसकी जान बचाई थी उसने अब उसे बचा लिया होता है पर वो अब गुस्से में उसी लड़की को मारने जा रहा था पर तभी मसल हेड बॉय आता है और उसकी जान बचा लेता है। अब वो अपने आखिरी समय में होता है और इसी दौरान उसे अपने भाई के साथ बिताए हुए वो दिन याद आने लगते हैं जहाँ पे उसके भाई उसकी केयर किया करता था पर एक एक्सीडेंट में उसके चले जाने के बाद उसे उसकी सोल दिखने लग जाती है और उसके भाई को भी यही पावर मिली थी जिससे की मदद से वो लोगों की मदद किया करता था। पर आज उसका भाई मर चुका है और उसके पास भी ये पावर है, अगर वो इसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए नहीं करेगा तो वो किस लिए करेगा। इस तरह की बात सुन के मसल हेड बॉय जो होता है अब उस पावर का इस्तेमाल करता है जो कि उसे शुरुआत में मिली थी। उसका जैसे ही वो इस्तेमाल करता है उसके अगल बगल में एक आर्मर आ जाता है जो कि एक डीमन लॉर्ड की तरह लग रहा होता है। वो बारटेंडर बॉय को अब पीटने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा इनविजिबल हो चुका था कि उसके एक पंच के अंदर इतनी ताकत थी और उसके आर्मर पे जो थ्रेड थी वो अपने आप ही टूट जाती है। बारटेंडर को वो एक मुक्के में ज़मीन पे लेटा देता है और इस प्रकार वो उसे मार देता है जिसने कि ग्रीन टीम के लोगों को मारा था। वहीं ब्लॉन्ड बॉय के ऊपर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी जो कि स्केट करता है वो उसे मारने वाला था, वहाँ पे ब्लॉन्ड बॉय जो होता है वो अकीरा का नाम चिल्लाता है। वो अपनी पुरानी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बंदा था, सिर्फ वो अपना सोचता था। पर जब से वो इस गेम के अंदर आया है उसने अपनी एक नई फैमिली बनाई है जिनके साथ वो खुश है और जिनकी जान बचाने के लिए वो खुद की जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो अकीरा का नाम चिल्लाता है। तभी वहाँ पे अकीरा झाड़ियों के बीच में से आता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़े को लपेट लूँगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तुम तो एक पावरफुल बंदे हो। जिसके ऊपर ब्लैंड बॉय जो होता है सिर्फ उसकी बातों को सुन ही रहा होता है। अकीरा जो होता है अब उस बुढ़े से फाइट करने के लिए तैयार था, पर उससे पहले वो ब्लॉन्ड बॉय को बताता है कि तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्रीन बेस कैंप के ऊपर हमला होने वाला है। ब्लॉन्ड बॉय वहाँ से चला जाता है। अब अकीरा जो होता है उस बुढ़े के ऊपर एक पत्थर फेंकता है और वो डिसेंटीग्रेट हो जाता है। ये देख के वो समझ चुका था कि इसकी पावर ऐसी है कि वो किसी भी अटैक को डिसेंटीग्रेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब अकीरा जो होता है अपने हाथ से एक ब्लेड बाहर निकालता है और वहीं दूसरी तरफ बुढ़े आदमी को पता था कि अकीरा के पास मल्टीपल पावर है।
अकीरा के पास जब वो ब्लेड को देखता है वो समझ जाता है शायद इसके पास समुराई जैसी पावर होगी, और यही चीज़ वो देख के अकीरा जो होता है उस स्वॉर्ड को एक स्लैश के रूप में घुमाता है और वो उसे कट कर देती है। इस प्रकार बुड्ढी का खेल खत्म हो चुका था। अब हमें बेस कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे कि ग्रीन टीम के लोग जब यही सोच रहे थे कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है, पीछे से मेडिकल फील्ड की बुड्ढी जो होती है उनके ऊपर अपनी कैनन से अटैक कर देती है। ओल्ड मैन को पहले से ही पता था कि शायद से वही होगी, पर वो उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था उसकी टीम को धोखा देते हुए। पर वहीं दूसरी तरफ नेट गर्ल जो होती है वो जान चुकी थी कि यही ऐसी कल्प्रिट है जो कि अब हमारी टीम के लिए खतरा बन सकती है। बूढ़ी औरत जो होती है वो कहती है कि रेड टीम के जो भी लीडर हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, आखिरकार मैं उन्हें कैसे मारने दे सकती हूँ। अब वो सिंगल मदर के बच्चे को पकड़ के उन सभी को सरेंडर करने के लिए कहती है। ओल्ड मैन सरेंडर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करती है। तो दूसरी तरफ ओल्ड मैन जो होता है अब दूर जाके गिरता है उस अटैक की वजह से। अब हमें कीरो को दिखाया जाता है। कीरो को ये बात पता चल जाती है कि ओल्ड मैन मर चुका है, और दूसरी तरफ नेट गर्ल ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपनी अब पावर का इस्तेमाल करने की सोचती है और उससे पहले उसे कहती है कि तुम तो हमारी टीम में थी, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो। जिसके ऊपर वो कहती है मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दे सकती हूँ। अब नेट गर्ल जो होती है अकीरा से किया हुआ वादा निभाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़िया की 10th पावर का इस्तेमाल करती है। उसकी कैनन छोटी तो होती है पर वो बार बार लगातार अटैक कर सकती थी, और इस प्रकार वो पावर तो उसकी बढ़िया थी पर उसका निशाना यानी कि एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। उसकी अटैक इधर और उधर हो रहे थे। इसकी वजह से आसपास में जितनी पहाड़ी थी उसके अंदर उस अटैक के लगने की वजह से मिट्टी से धुआं बन गया था। उसी बीच में फ़ायदा उठा के वो बुढ़िया उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है। इस प्रकार नेट गर्ल जो होती है वो हारी जाती है। नेट गर्ल को लग रहा होता है कि वो किसी भी काम की नहीं है, पर वो अपनी कैनन का वापस से इस्तेमाल करती है और उस बुढ़िया के पीछे जितने भी पहाड़ होते हैं उन सब के ऊपर अपनी कैनन से अटैक करने लग जाती है। बुढ़िया जो होती है उसे कह रही होती है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह हारने नहीं दे सकती हूँ। मैंने उन्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दी है जो कि इस बार मैं उन्हें इस दुनिया के अंदर प्रदान करने वाली हूँ। जैसे ही वो बात अपनी कंप्लीट कर रही होती है, नेट गर्ल के अटैक जो होते हैं वो उस पहाड़ी के पीछे काम करने लग जाते हैं, और ऊपर से काफ़ी सारी जो चट्टानें होती हैं वो उसके ऊपर गिरने लग जाती है। इस प्रकार बुढ़िया के पास में जो बच्चा था उसे लग रहा होता है वो चट्टान के नीचे, वो उसे ढूंढने जाती है, पर नेट गर्ल के पास वो बच्चा होता है। इस चीज़ का वो वापस से फ़ायदा उठाती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, और वो ऐसा ही करती है। बुढ़िया अपना फ़ोन जो होती है उसके पास फेंकती है जिससे कि वो पॉइंट ट्रांसफ़र कर सके। जैसे ही वो उस फ़ोन को उठाने जाती है वो पीछे से एक पत्थर उसके ऊपर फेंकने वाली थी, पर नेट गर्ल को पहले से पता था कि वो ऐसी हरकत करेगी, इसलिए वो जल्दी से मुड़ के एक बहुत बड़े बोल्डर को उसके ऊपर गिरा देती है, और बुढ़िया जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। कीरो को लग रहा होता है कि वो जीत गए हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि बुढ़िया ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है अकीरा को। अकीरा कीरो के पास आ चुका था और कीरो को वो बाहर निकलने के लिए कहता है, पर तभी कीरो जो होता है अपने काफ़ी सारे साथियों को वहाँ पे बुला लेता है जिन्हें कि वो कंट्रोल कर रहा था। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है मसल हेड बॉय जो होता है वो रेड टीम के टीम लीडर से फाइट करने के लिए वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ रेड टीम का लीडर जो होता है उनसे फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहा होता है। दूसरी तरफ अकीरा की बात को दिखाया जाता है। अकीरा को पता चलता है नेट गर्ल के द्वारा कि कीरो के पास में ऐसी पावर है जिससे कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है और अपने मुताबिक उन्हें चलने पर मजबूर कर सकता है। कीरो जो होता है अपने सारे साथियों को अकीरा को राउंड अप करने के लिए बुला लेता है। अब अकीरा जो होता है उससे कहता है कि आखिरकार तुम इन लोगों का इस्तेमाल इस प्रकार क्यों कर रहे हो, तुम तो इन्हें जानते भी नहीं हो। और अब वो अपने हैंड कैनन को आगे करता है, पर तभी एक बोल्डर आ जाता है। वो बोल्डर उस बनी गर्ल का होता है जिसे कि वापस से कीरो अपने वश में कर रखा हुआ होता है। कीरो के पास वो हर एक तरह की पावर होती है जिसकी मदद से वो अपनी जान बचा सकता है। अब हमें उसी दौरान दिखाया जाता है कि कीरो जो होता है उसे कहता है जैसे ही तुम हार जाओगे मैं तुम्हें भी कंट्रोल कर लूँगा, उसके बाद मेरे पास एक ऐसी सेना हो जाएगी जिसकी मदद से मैं आने वाले सारे टास्क को पूरा भी कर सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात सुन के अकीरा जो होता है वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो उसे कैसे हराएगा। तो दूसरी तरफ कीरो जो होता है वो अकीरा की पावर को लेकर अभी भी कंफर्म नहीं होता है कि उसके पास ऐसी कैसी पावर है जिसकी वजह से वो अभी भी एक एरोगेंट बना हुआ है। वहीं अकीरा जो होता है वो उसे अपनी असली पावर दिखाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वही उसका ट्रम्प कार्ड होने वाला है। अकीरा जो होता है उसे कहने लग जाता है चाहे तुम अपनी उस पावर को दिखाओ या ना दिखाओ, पर आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। अकीरा कहता है कि तुम चिंता मत करो कीरो, तुम्हारा ये एरोगेंस तुम्हें ही एक दिन ले डूबेगा। अकीरा की बातें ऐसी लग रही होती है जिसकी वजह से कीरो अब कंफ्यूज होने लगता है कि उसके पास सच में क्या एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो इस गेम को तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए वो अपने इस बात को कंफर्म करने के लिए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो,
जिसकी मदद से तुम ब्लू टीम के लोगों को अपने पास बुला सको एज अ रीइंफोर्समेंट और हमारे ऊपर अटैक कर सको। पर उससे ही पहले वो अकीरा को अपना स्लेव बनाने की तैयारी करने लगता है। वो अपने एक साथी को ये ऐसी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिसकी मदद से उसका पाँव जकड़ जाता है और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को आगे लाता है जो कि अटैक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, अकीरा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। पर तभी उसे दो लोग वहाँ पे भी पकड़ लेते हैं। अब कीरो जो होता है उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपने इसी तरह की एक पावर का इस्तेमाल करोगे और मैंने एग्जिट पे पहले ही अपने बंदे बैठा रखे थे। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे। कीरा को बस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी थी जिसके अंदर अकीरा जो है वो खुद को इस तरह पाएगा कि बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं और वो अपनी असली पावर का इस्तेमाल करेगा। अब वो ये चीज़ नोटिस कर चुका था कि उसके पास कौन सी पावर है। वो उसके शरीर के अंदर नाइफ डाल देता है और इस प्रकार अकीरा जो होता है उसके शरीर से खून बहने लगता है। पर अकीरा उसे पहले ही बता देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन उसकी काफ़ी सारी पावर में से एक पावर है। जिसके बाद में वो ग्रीन टीम के ओल्ड मैन का नाम लेता है। उसका नाम सुनते ही अब कीरो को लगने लग जाता है कि शायद से अकीरा के पास उस बूढ़े आदमी वाली पावर भी है। इसी वजह से अब अकीरा को बूढ़े आदमी की पावर भी मिल जाती है कीरो के ऊपर अटैक करने के लिए। वो ऐसा ही करता है और कीरा के ऊपर अटैक कर देता है। अब कीरा के ऊपर जब अटैक होता है वो दूर जाके गिरता है और वो मारा जाता है। जितने भी लोग उसके सर्वेंट थे वो आज़ाद हो जाते हैं। इस प्रकार अकीरा जो होता है उसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचा ली होती है। अब अकीरा जो होता है वो दूसरी तरफ जाने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि कीरो जो होता है मरने से पहले उसे बताता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता है युगामी की पावर के बारे में, जो कि रेड टीम का लीडर है उसकी डबल पर्सनैलिटी है। वो अपनी डबल पर्सनैलिटी में चला जाता है जब उसे ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है। अकीरा जो होता है कीरो की सारे पॉइंट्स ले के वहाँ से जाने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उनकी पास्ट लाइफ को, जहाँ पे कि कीरो, युगामी और उसी ओल्ड वुमेन को, जो कि एक साथ एक ही ऑर्फनेज में रहते थे, जहाँ पे ओल्ड वुमेन उनकी देखभाल करती थी और कीरो को और युगामी को डिसिप्लिन करने के लिए वहाँ पे एक मोटा आदमी आया करता था। वो उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर भी करता था जब वो लोग पढ़ने के बजाय कोई और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इस चीज़ को देख के युगामी जो होता है अपने दिल में उसके लिए हेट्रेड क्रिएट करने लगता है और वो जब भी देखता था उस मोटे आदमी को किसी बच्चे को मारते हुए, उसकी आंखों में उसके लिए और भी ज़्यादा हेट्रेड भरने लग जाता था। समय के साथ साथ उसने ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी जो कि उसी की ही तरह थी। अब वो दूसरी तरफ मसल हेड बॉय, यूरी और बाकी सभी लोगों को मारने लगता है और उन्हें मारते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो एक एक करके उन्हें मार रहा होता है, जहाँ पे डेलिक्वेंट बॉय भी आ जाता है। वो डेलिक्वेंट बॉय का हाथ मोड़ के उसे दूर फेंक देता है और वह बाकी लोगों के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो लोग उसकी पावर को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रेज में आ गया था। वो लड़की देखता ना लड़का देखता, वो सबको बराबर की मार दे रहा होता है। मसल बॉय जो होता है आर्मर में था, पर उसका आर्मर भी उसके सामने कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है और वो मसल हेड बॉय को भी पीट देता है। जब वो उन सभी लोगों को ख़त्म करने वाला था, उसी समय हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पे मोटा आदमी कीरो को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। ये देख के युगामी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस मोटे आदमी के ऊपर एक ऐश ट्रे लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा उसे नहीं सह सकता था। ये देख के ऑर्फनेज के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर उसे रोक नहीं पाते हैं। युगामी अब खड़ा होकर रोते हुए कहता है कि मैं उस समय भी अपनी गलती को नहीं सुधार पाया था और ना ही अब मैं इस समय अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। अब मेरे सामने जो कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। ये कहने के बाद वो यूरी की तरफ देखता है। यूरी खड़े होते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ सबसे अच्छी है? हमारी भी लाइफ तुम्हारी जैसी लाइफ की तरह थी। हर किसी की लाइफ अच्छी नहीं होती है। ये कहने के बाद युगामी को लगने लगता है कि शायद से वो भी इस तरह के ट्रॉमा से गुजरी है जिस प्रकार के ट्रॉमा से वो भी गुजरा है और अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के डेडली पंच आपस में टकराते हैं, जिसके अंदर रेड टीम के लीडर का पंच जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। इसी वजह से उसके हाथ की जितनी भी हड्डियां होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। यूरी की पावर वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपनी फुल पावर को रिलीज़ करने लगता है। यूरी और उसका मुक्का वापस से टकराता है और वापस से टीम लीडर का जो हाथ होता है वो इस पर पहले से ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसने अपनी रेज के अंदर पावर को वापस से काफ़ी गुना एम्पलीफाई कर लिया होता है। यूरी को अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं उसके अटैक को रोकने में, इसलिए वो खुद को एक मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है और खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा लेती है, पर एकदम से वो उसका एक हाथ रोक लेती है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि यूरी अपनी पावर बार बार एम्पलीफाई कर रही होती है। इस वजह से शायद से उसके ऑर्गन फेल भी हो सकते। रेड टीम का लीडर जो होता है यूरी के अंदर खुद का सेल्फ देख पा रहा होता है,
जैसे कि वो उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। यूरी की इस तरह की पावर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा मन ही मन खुश हो रहा होता है कि आखिर में उसे ऐसा एक अपोनेंट मिल गया है जो कि उसी की ही टक्कर का है। ये बात जान के वो खुश होता है। उसी समय यूरी उसे एक लात मारती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि शायद से अब तुम मेरे सामने कमज़ोर दिखाई पड़ रही हो, तुम रो क्यों रही हो। यूरी जो होती है उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह का मैस्कर करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी दौरान वो उसकी छाती पे एक मुक्का मारती है, पर उससे ही उसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यूरी की पावर जो होती है वो पूरे तरीके से जांच की हुई होती है। उसे नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ है। उसी बीच टीम लीडर जो होता है उसे एक मुक्का मारता है, वो दूर जाके गिरती है। यूरी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। फिर हमें पता चलता है ये कैट गर्ल की वजह से है। उसने यूरी की पावर को ब्लॉक कर दिया है। उसने जितने भी पॉइंट अभी तक एक्यूमुलेट किए थे उसकी मदद से उसने यूरी की पावर को ब्लॉक तो कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि टीम लीडर जो है उसके सामने हार सकता है। मरते मरते कीरा ने ये तो प्रूफ कर दिया था कि वो अकीरा से ज़्यादा स्मार्ट है और उसने उसे आउटस्मार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ अब एक आवाज़ आती है जहाँ पे अकीरा जो होता है वो रेड टीम के लीडर से कह रहा होता है, अगर तुम्हें फ़ाइट करनी है तो मुझसे आके फ़ाइट करो, बच्चों से क्या फ़ाइट करे। उसकी इस तरह की बात को सुन के रेड टीम का जो टीम लीडर होता है वो अकीरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार उसने उसे इस तरीके से कैसे बोल दिया। वो उससे फ़ाइट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था और उसे ये भी बात पता चलती है कीरा की मदद से अगर उसने उसके साथियों को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो कीरा को भी मार देगा। इस वजह से अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है अकीरा से फाइट करने के अलावा। युगामी और अकीरा एक दूसरे के सामने होते हैं। युगामी को अकीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे उसने कीरो को मार दिया, और वो कीरो की बात भी समझ जाता है क्यों कीरो जो है वो हमेशा अकीरा की ही बात किया करता था कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आज मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम अभी तक इस फाइट के अंदर अपने दोनों पाँव पे खड़े हो। ये कहने के बाद अब वो उस पर अटैक करता है तो दूसरी तरफ अकीरा चिल्लाते हुए यूरी को कहता है कि अब हमें अपने प्लान को स्टार्ट करना चाहिए। वो उसके अटैक को डॉज करता है और इस प्रकार से वो अपनी पावर को 2 फोल्ड करता है और अपने पंच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है जो कि उसने जंगल के अंदर प्रैक्टिस की थी। उसके इस प्रकार की पावर की मदद से वो युगामी के ऊपर एक पंच मारता है और युगामी जो होता है बहुत दूर जाके गिरता है और वो उसी समय ज़मीन पे लथपथ पड़ा पाता है। उसे लग रहा होता है यानी कि अकीरा को कि अब वो शायद से वापस खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने 2 फोल्ड पावर से मारा है। तो दूसरी तरफ युगामी को अब ऐसा ड्रीम आने लगता है कि उसने अपनी ऐसी लाइफ जी है जिसकी वजह से उसका शायद से मरना ही उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वो अपने ब्रदर और अडॉप्टेड मदर को वो ज़िंदगी नहीं दे पाया जो वो चाहता था, फिर भी वो अपने दोनों पाँव पे खड़ा होता है और अब अकीरा को कहता है कि तुम यूरी तक मेरा मैसेज ज़रूर पहुंचाना कि उसे उसकी तरह नहीं करना है, अपनी बहन को अपने साथ लेते हुए एक अच्छी लाइफ के लिए जीना है। ये कह के वो ज़मीन पे एकदम से गिर जाता है। बहुत तेज़ आवाज़ आती है और युगामी मारा जाता है। अब वहाँ पे ब्लैक कोट पहने हुए काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। अब कैट गर्ल आती है और कहती है कि तुम ये क्वेस्ट जीत चुके हो। अब ग्रीन टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार वो जीत गए। अकीरा जो होता है अब यूरी के पास जाके उसे शुक्रिया कहता है और वहीं दूसरी तरफ यूरी जो होती है उसे भी। अब कैट गर्ल उसे बताती है कि तुम अब क्वेस्ट किंग बन चुके हो, तुम्हें अब कहीं पे जाना पड़ेगा और एक हल्का सा टास्क तुम्हारे लिए और बचा हुआ है, तुम्हें वो भी कंप्लीट करना है और शायद से अगर तुम उसे कंप्लीट करने में कामयाब हो पाते हो तब तुम्हें तुम्हारी हर एक सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। उसके लिए हम तुम्हें टाइम देंगे और तुम्हें एक डेजिग्नेटेड टावर के पास में आना है। तो दूसरी तरफ उसके साथी जितने भी इंजर्ड थे उन्हें स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है और उसे श्योरिटी दी जाती है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब वो नदी के पानी से मुंह धो रहा होता है। वो कहता है कि अभी तक मैं जब से इस गेम के अंदर आया हूँ मेरा हर एक प्लान आगे तक काम किया है, मैं आगे का प्लान भी पहले से ही सोच के चलता हूँ, मुझे इसी प्रकार आगे भी चलते रहना है। और जब ये सारी बातें वो खुद के मन में ही खुद से कर रहा होता है और कैट गर्ल के बारे में सोचता है, वहाँ पे यामोटो आ जाता है। यामोटो जो कि ब्लू टीम का लीडर है, उसके वहाँ पे आते ही वो कहता है कि लाओ तुम मेरे पॉइंट मुझे दे दो। जिसके ऊपर अकीरा कहता है कि तुमने तो हमारा साथ भी नहीं दिया था। जिसके ऊपर कहता है वो कि तुम्हारे शायद से ध्यान नहीं था, पर मैं झाड़ियों के पीछे बैठ के तुम लोगों की लड़ाई देख रहा था और मुझे लगा नहीं था कि मेरा वहाँ पे इंटरफेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने नहीं किया। यामोटो की इस तरह की बात को सुन के वो हैरान था कि आखिरकार उसकी प्रेजेंस उसने उसे महसूस क्यों नहीं हुई। और ये कहने के बाद यामोटो जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर देखी, तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर मैं यूरी और तुम्हें दोनों को एक साथ भी हरा सकता हूँ। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो उसकी हर एक बात कैसे जानता है। वो उसे खुद की पावर रिवील करने के लिए कहता है। यामाटो अपना हाथ आगे करता है और उसका हाथ एकदम से ही एक कैनन में बदल जाता है जो कि ब्लू कलर की होती है
और उससे वो उसके ऊपर अटैक करता है। अकीरा जो होता है उसकी कैनन का अटैक नहीं संभाल पाता और वो एक ही अटैक में ज़मीन पे पड़ा पाता है। अब वो यामाटो जो होता है कहता है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर उस कैट गर्ल से फ़ाइट करने वाला हूँ। जब मेरे पास ऐसी पावर इकट्ठा हो जाएगी जिससे कि मैं श्योर हो जाऊँगा कि हाँ मैं उसे हरा सकता हूँ, उस दिन शायद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद यामाटो जो होता है वहाँ से चला जाता है और अकीरा वहीं पे पड़ा रहता है। अब उसकी नींद खुलती है, उसे लग रहा होता है कि उसने शायद से एक सपना देखा था। उसकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाती है। सुबह उठना, स्कूल जाना, गेम खेलना और स्कूल से आने के बाद आर्केड शॉप में जाना और आर्केड शॉप के अंदर भी वापस से गेम खेलना शुरू कर देना। उसकी लाइफ प्रीटी एवरेज हो चुकी थी पहले की ही तरह। पर एक दिन उसे जब यूरी दिखती है वो यूरी उसके गले लग जाती है। इस प्रकार उसे पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं हकीकत थी।